शुरुआत एमसीएल फंडिंग स्टेटस के साथ। दोस्तों, एमसीएल फंडिंग का काम बहुत जल्दी हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसका कारण यह है कि जो फंड हम ले रहे हैं वो खास हमारे लिए, अपने लिए बना हुआ है। वो डेडिकेटेड है, स्पेसिफाइड है हमारे सभी एमसीएल के प्रोजेक्ट्स के लिए। हमने इस फंडिंग की शुरुआत 5 साल पहले की। 5 साल पहले ये जो संस्था है, उस संस्था के जो मेन पर्सन है, उनको जाके हमने अपना विजन, मिशन सब कुछ बताया, बिजनेस स्ट्रैटेजी बताया कैसे हम ग्राम पंचायत लेवल पे, तहसील लेवल पे हम बिजनेस की शुरुआत करेंगे, कौन से सेक्टर में करेंगे, कैसे रूरल डेवलपमेंट करेंगे, कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, कैसे एम्पावरमेंट ऑफ फार्मर्स करेंगे। और वो सभी देख के वो इतने प्रभावित हुए कि जिसकी वजह से फिर उन्होंने इतनी बड़ी फंडिंग की, जो एग्रीमेंट हमारे साथ किया। और उसके बाद फिर इस फंडिंग को लेके जितने भी परमिशन है, जितने भी एनओसीज है पूरे देश के, जो अलग अलग संस्था जिसे लगती है, वो सब हमने ली। और तब जाके ये फंडिंग हमारे लिए तैयार हुई है। सिर्फ जो एक्शन प्लान जो हमने सबमिट किया है उसके लिए दोस्तों। और नहीं, ये है एक जो बहुत ही स्टेट पे आना है। ये बेसिकली एक किसी बैंक के पास जब हम जाते हैं कर्जे के लिए, बैंक के पास जाते हैं तो बैंक को हम कहते हैं कि बाबा हमें ये बिजनेस करना है और इसके लिए हमें फाइनेंस चाहिए। तो बैंक हमें बताता है कि आपको ये करने के लिए इतने सारे कागजात करने होंगे, इतनी सब चीजें करनी होगी, और ये सब करने के बाद फाइनली बैंक हमें फाइनल डिसबर्समेंट लेटर देता है। हमारी परिस्थिति में आज ये फाइनल डिसबर्समेंट लेटर हमारे देश की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था उसने ऑलरेडी जारी किया है, जिसे रिलीज ऑर्डर कहते हैं। और इसके बाद अभी जो डिले हो रहा है, वो डिले सिर्फ और सिर्फ वो ट्रांजैक्शन के लेवल पे हो रहा है, वो भी बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। और बहुत जल्दी इस फंडिंग को लेके हम अपने सभी प्रोजेक्ट्स का काम शुरू कर देंगे। दोस्तों, आज गुरु नानक जयंती है। आप सभी को गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे दुनिया में जहां भी सिख भाई बहन हैं, वो इस पवित्र दिन को बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं। और यही कारण है कि हमारे देश में भी हमारे गैजेट के अनुसार इस दिन को नेशनल हॉलिडे है। सभी संस्थाएं उनको छुट्टी दी जाती है ताकि वो इस पवित्र दिन को अच्छी तरह से मनाए। इसलिए फिर से आपको एक बार गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, इस वक्त अभी दुनिया के लेवल पे एक बहुत बड़ा इवेंट चल रहा है, और उस बड़े इवेंट का नाम है COP29, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29। दोस्तों, पूरी दुनिया में आज सबसे बड़ा संकट अगर कोई है तो वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज जिसकी वजह से आज हमारे अस्तित्व का प्रश्न निर्माण हुआ है। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा संकट सुलझाने के लिए, उसे मुकाबला करने के लिए, उसके ऊपर सॉल्यूशन निकालने के लिए हर साल ऐसी एक परिषद होती है जिसे कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो आज अभी ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये COP29 चल रही है। ये अजरबैजान इस देश में, बाकू इस शहर में हो रहा है। 11 नवंबर से की शुरुआत इसकी हो गई है, और 22 नवंबर यानी ऑलमोस्ट 13 से 14 दिन ये हर साल चलता है। पूरे दुनिया के सभी राष्ट्र अध्यक्ष, यानी दुनिया के जो देश है उसके प्रतिनिधि नहीं, तो राष्ट्राध्यक्ष इस परिषद को आते हैं, क्योंकि परिषद इतनी महत्वपूर्ण है। आज दुनिया के सामने जो सबसे बड़ा संकट है, उसका मुकाबला या उसका परिणाम ऑलमोस्ट सभी देश में हो रहा है। और यही कारण है कि यही वो परिषद होती है कि जिसपे सभी देश के लोग इकट्ठा होते हैं, सब देश के राष्ट्राध्यक्ष इकट्ठा होते हैं, और इसके ऊपर सोल्यूशन, कायदे कानून बनाते हैं। नॉर्मली कायदे कानून दो देश में कैसे, किस सब्जेक्ट को लेके होते हैं, तो ट्रेड को लेके होते हैं, कम्युनिकेशन के लिए होते हैं, या एजुकेशन से लेके टेररिज्म तक, अलग अलग विषय तक हो सकते हैं। लेकिन क्लाइमेट के ऊपर कायदे कानून बनाने वाले अगर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट परिषद या जगह या मंच अगर कोई है तो यह है। इसके बनाने हुए जो कायदे कानून होते हैं वो आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण कायदे कानून समझे जाते हैं, और इसे सब दुनिया के सभी देश फॉलो करते हैं। COP का फुल फॉर्म अगर हम देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। दुनिया में जितने भी देश हैं, सभी देशों को मिलके एक संगठन है जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन।
संयुक्त राष्ट्र संघ। अब ये संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया के अलग-अलग विषय पे काम करता है, तो उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण विषय आज की तारीख में बन चुका है, वो है क्लाइमेट चेंज। तो यूनाइटेड नेशन इस संयुक्त राष्ट्र संघ का एक क्लाइमेट चेंज करके भी एक डिपार्टमेंट है, एक पूरा विंग है। अभी इस विंग या इस डिपार्टमेंट का एक लक्ष्य है कि हमें इस दुनिया का जो तापमान है, वो तापमान 1.5 यानी 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है बेस लेवल से। और वो बेस लेवल क्या है? तो प्री इंडस्ट्रियल एरिया, यानी जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, उसके पहले जो टाइम था, उसे बेस लेवल या प्री इंडस्ट्रियल एरा समझा जाता है। उसके बाद इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई, हमने फॉसिल फ्यूल की शुरुआत की, और अभी-अभी जाके जो संकट हमारे सामने खड़ा है, तो इसके लिए उन्होंने लक्ष्य रखा है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस के आगे नहीं जाना चाहिए। और इसके लिए यूनाइटेड नेशन ने एक फ्रेमवर्क तैयार किया है, एक एग्रीमेंट तैयार किया है, एक स्ट्रेटेजी तैयार की है कि किस तरह से हम इसको रोकेंगे। और इस एग्रीमेंट, इस फ्रेमवर्क को जो-जो देश इन्होंने साइन किए हैं, वो कहते हैं पार्टीज ऑफ दिस एग्रीमेंट, पार्टीज ऑफ दिस फ्रेमवर्क। अभी दुनिया के सभी देशों ने इस स्ट्रेटेजी के ऊपर, इस फ्रेमवर्क के ऊपर साइन किया है, तो इन्हें कहते हैं पार्टीज। और ये सभी देश साल में एक बार इस फ्रेमवर्क को या इस चीज के ऊपर काम करने के लिए मिलते हैं। इसी को हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और दोस्तों, ये जो शुरुआत है, शुरू हुई है 1995 में। पहली जो सीओपी थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, वो 1995 में बर्लिन इस शहर में, जर्मनी देश में हुई। और उसके बाद हर साल ये सीओपी चलती है, ये सीओपी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी चीज है, क्योंकि इस परिषद में सभी देश के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं। इस फ्रेमवर्क को सभी देश सिग्नेटरीज हैं। सिर्फ एक साल वो नहीं हुआ था, साल था 2020 का, वो साल था कोरोना का। लेकिन हर साल ये सीओपी होती है, और इसमें जो कायदे कानून होते हैं वही सब दुनिया फॉलो करती है, क्योंकि ये वो मंच होता है, उसमें वो कायदे कानून होते हैं। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, और आज पूरी दुनिया जिसको फॉलो कर रही है, वो पेरिस एग्रीमेंट भी सीओपी में ही हुआ था। दोस्तों, लेकिन इस साल की ये जो सीओपी है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, इसको लेके कई सारे कंट्रोवर्सीज है। सबसे पहले तो ये है कि ये जो परिषद होती है, ये जो मंच होता है, उसका एक ही फोकस, एक ही लक्ष्य होता है कि कैसे इस दुनिया को बचाए, कैसे इस पर्यावरण को बचाए, जो जो खत्म हो रहा है इस क्लाइमेट चेंज की वजह से, जो तापमान वृद्धि से खत्म हो रहा है। और इस तापमान वृद्धि का सबसे बड़ा कारण अगर कोई है, तो ऐसे वायु, जो वायु जिसका ज्यादा उत्सर्जन हम कर रहे हैं, और जिसकी वजह से ज्यादा ये गर्मी बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है। और सबसे प्रमुख कारण अगर इसका कुछ है, इस वायु के उत्सर्जन का कुछ है, तो वो है फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन। तो ऐसी परिषद, ऐसा मंच, ऐसा इवेंट, जो पूरी दुनिया को यह बताने वाला है कि चलो मिलकर दुनिया को बचाते हैं, इस फॉसिल फ्यूल को खत्म करते, कम करते। और वो ऐसे देश में हो रहा है कि जो इस देश की प्राइमरी इकोनॉमी है, इस फॉसिल फ्यूल को बनाना और बेचना। अजरबैजान पूरी दुनिया में फॉसिल फ्यूल के को तैयार करने वाला, प्रोड्यूस करने वाला, इनफैक्ट माइनिंग करने वाला और बेचने वाला एक प्रमुख देशों में से एक है। इनफैक्ट इस फॉसिल फ्यूल की जब इकोनॉमी शुरुआत हुई, जब इसका कमर्शियलाइजेशन शुरू हुआ, उसमें से वन ऑफ द फर्स्ट देश ये था। और तो सभी जो आलोचक है, वो ऐसा कहते हैं कि ये सिर्फ ग्रीन वॉशिंग है, यानी आप खुद उस चीज को कर रहे हो, आप खुद ज्यादा से ज्यादा वायु उत्सर्जन करने के लिए जो चीजें वो कर रहे हो, और ऐसी परिषद का आयोजन करके आप दुनिया को दिखा रहे हो कि आप पर्यावरण का ख्याल रख रहे हो, जो गलत है, जो साफ साफ धोखा है ऐसे लोगों का बोलना। ये हुई एक बात। दूसरी ऐसी कंट्रोवर्सी है कि जब भी ऐसा कोई इवेंट होता है, तो उस होस्ट देश के साथ, आयोजक देश के साथ यूनाइटेड नेशन का एक एग्रीमेंट होता है। और उस एग्रीमेंट में साफ साफ एक चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है दर्ज, और वो होती है कि आप अपने देश में लोगों का ख्याल रखेंगे, लोगों के जो मानवीय मूल्य है, बेसिक ह्यूमन राइट्स, उसका ख्याल रखेंगे। और ये बहुत बेसिक चीज होती है इस इवेंट्स के ऐसे आयोजन के लिए। और अजरबैजान एक ऐसा देश है जो जाना जाता है हुकुमशाही के लिए।
जो जाना जाता है तानाशाही के लिए। यहाँ लोगों की ज्यादा सुनी नहीं जाती, ऐसे लोगों का कहना है। यहाँ जो एक्टिविस्ट है, उनको कोई ना कोई इसमें फंसा के उनको जेल में डाला जाता है। जो विपक्ष अगर कोई उनके खिलाफ कुछ बोले तो उनको जेल में डाला जाता है। तो ऐसी जगह में आप यूनाइटेड नेशन का इवेंट कर रहे हैं, तो इसको लेके भी बहुत सारे लोगों में निंदा वो इसकी कर रहे हैं। तो इस तरह से इसकी शुरुआत है दोस्तों। और हर सीओपी के पहले, हर ऐसे परिषद के पहले लगभग 6 महीने पहले एक प्री सीओपी, प्री कॉप ऐसी निगोशिएशन होती है। यानी 6 महीने पहले यहाँ ऐसी एक परिषद होती है, परिषद की तैयारी होती है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट हिस्सा लेते हैं, सिर्फ टेक्निकल लोग एक्सपर्ट हिस्सा लेते हैं, जिसमें एनवायरनमेंट को समझने वाले, जिसमें इस क्लाइमेट चेंज को समझने वाले, इस लॉ को समझने वाले, और किस तरह से इस अभी आज की तारीख में क्या परिस्थिति बनी हुई है क्लाइमेट चेंज की, क्या किया जा सकता है, कौन से स्पीड में सब बन रहा है, ये सब चीजें एक्चुअली इस प्री कॉप निगोशिएशन में तय होती है। ये टेक्निकल और एक बहुत लंबी ऐसी परिषद होती है, और जिसमें एक्चुअली वो पॉइंट होते हैं, वो मुद्दे डिसाइड होते हैं जो अल्टीमेटली जाके सीओपी का एजेंडा बनते हैं। सीओपी में एजेंडा में ऐसा समझे कि वहां से राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, उन चीजों को वो एग्रीमेंट करती है, एग्री करते हैं या उसमें मुहर लगाते हैं। लेकिन बेसिकली इसके लिए जो पूरी तैयारी थी वो 6 महीने पहले इस निगोशिएशन में होती है। तो वैसे इस कॉप के पहले भी 6 महीने पहले निगोशिएशन हुई, सभी लोग आए वगैरह। लेकिन जो एक्सपेक्टेड था, जिस स्पीड से आज अब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ये संकट बढ़ रहा है, इस संकट को लेके जैसे एक सख्त ऐसी तैयारी होनी चाहिए, ये सख्त ऐसे ऐसे कायदे कानून के साथ साथ एक एक्शन प्लान होना चाहिए। वो ऐसा एक्शन प्लान, यानी कैसे उत्सर्जन कम करे या कैसे इस चीज को रोके, ऐसा एक्शन प्लान जो एक्सपेक्टेड था वो इसमें नहीं हुआ। लेकिन जो एजेंडा है, एजेंडा तो ऐसा समझिए कि हर सीओपी परिषद का सेम ही होता है। एक लाइन में अगर बोले एजेंडा क्या है, तो एक लाइन में एजेंडा होता है कि इस दुनिया को बचाना ग्लोबल वार्मिंग से। एक सिंगल पॉइंट, सिंगल लाइन एजेंडा है। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इस हर परिषद में होती है, वो है कि जो जिसकी वजह से ये सब गर्मी हो रही है, जिसकी वजह से ये तापमान वृद्धि हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस चीज को रोके। और ये सब हो रहा है कुछ वायु के वजह से, जिसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ये वायु जब हम पर्यावरण में छोड़ते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा गर्मी या उष्णता सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और उस पूरे प्रक्रिया को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण एजेंडा ये होता है कि ऐसी चीज, ऐसे हमारे एक्टिविटीज जो ज्यादा से ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस निर्माण कर रहे हो, पहले उसको रोकना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण कारण इसका है फोसिल फ्यूल। तो सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा में पहली बात ये होती है कि कोयला, यानी आज तक जितना भी जो 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 गर्मी बढ़ी है, 80% कॉन्ट्रीब्यूटेड जो कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है वो कोयले से हुआ है। तो कोयले को पहले खत्म करते, वो एजेंडा में होता है। पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, जिसकी वजह से ना कि सिर्फ ईंधन लेकिन बाकी इतनी सारी चीजें हम बनाते हैं जो जलाने के बाद फिर से ऐसी ऐसी वायु ग्रीन हाउस गैसेस तैयार करते, तो उसको रोके। और तीसरा नेचुरल गैस, अभी पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन, अगर इस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए अगर कोई जीवाश्म ईंधन कर रहा है तो वो नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस निकालने की, माइनिंग की जो प्रक्रिया है, जो पूरी प्रोसेस है, उस प्रोसेस में इतना नेचुरल गैस ऊपर पर्यावरण में चला जाता है कि जो गर्मी पैदा करने में, गर्मी तैयार करने में इस कार्बन डाइऑक्साइड से 23 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। यानी 1 टन मीथेन इतनी गर्मी तैयार करेगा जो 23 टन कार्बन डाइऑक्साइड कर सकता है। तो पिछले 10 सालों में जैसे हमने नैसर्गिक वायु या नेचुरल गैस को की शुरुआत की है, वैसे ज्यादा से ज्यादा गर्मी के लिए ये कारणीभूत हुआ है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट एजेंडा है कि कैसे इन चीजों को खत्म करें। और दूसरा ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंडा था कि फिर कौन से ऐसे ईंधन और ऊर्जा के लिए रिन्यूएबल के सोर्सेस हम लेके आए। पूरा ध्यान ऐसे है कि दुनिया का दुनिया में जो ईंधन और ऊर्जा की जरूरत है, वो सभी हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ही उसकी पूरी करें, जाके वो हमारी जरूरतों को भी पूरा करे और इस पर्यावरण का भी ख्याल रखे। ये 2 प्रमुख एजेंडा होते हैं। उसी के साथ फिर होता है कि किस तरह से हम लॉस एंड डैमेज फंड का निर्माण करें,
क्योंकि आज इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो अलग-अलग देशों में जो हानि हो रही है, आपत्ति आ रही है, डैमेजेस हो रहे हैं, तो उसके लिए कई सारे ऐसे देश हैं जो बहुत गरीब है, लिस्ट डेवलप्ड है या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो उनकी सहायता के लिए भी एक फंड यहाँ तैयार किया जाता है। उसी के साथ-साथ ऐसे ऐसे अ, ऐसे उद्योग, ऐसे बिज़नेसेस जिन्होंने अभी तक बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया है इस इस तापमान वृद्धि के लिए, इस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। यानी उन्होंने बहुत सारा फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल किया और अभी इस कंट्रीब्यूशन किया। तो ऐसे ऐसे कंपनियां, इनको कंपल्शन है कि वो ऐसे बिजनेसेस में निवेश करें कि जो इस क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए काम करें। और ये जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं कार्बन क्रेडिट। तो कार्बन क्रेडिट की प्रक्रिया आसान करना, सुलभ करना, ये भी एक महत्वपूर्ण एजेंडा इसका होता है। दोस्तों, लेकिन सभी चीजों में ऐसे कई सारी थोड़ी चीजें होती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा आज इस परिषद का अगर कुछ है तो वो है इन्वेस्टमेंट एक्शन प्लान फाइनल करना। क्योंकि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कौन से स्पीड से हो रही है, टेक्निकली क्या करना चाहिए, ये सब प्री कॉप निगोशिएशन में होता है। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसके ऊपर इसके इस परिषद में जो भाष्य होता है, जो डिस्कशन होता है, वो एक ही होता है, वो होता है इन्वेस्टमेंट। कैसे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट लेके आए और और रिन्यूएबल एनर्जी में उसका उपयोग करें और रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाए। जो सॉल्यूशन है जिस चीजों को कम करे, इस प्रॉब्लम को कम करे, ऐसे सॉल्यूशन में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाना, ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंडा इस परिषद का है। और दूसरा होता है नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, एनडीसी। दोस्तों, हर देश अभी इस चीज को रोकने के लिए दुनिया के सभी देश इसके मेंबर्स हैं। तो सभी मेंबर्स को, सभी देशों को यूनाइटेड नेशन एक एक चीज या एक मैंडेट दिया है कि आप अपने देश का एक एनडीसी बनाएं, एक ऐसा प्लान बनाएं कि कैसे मेरा देश इस क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए काम करेगा। तो वैसे भारत देश ने भी दिया है, भारत देश ने भी अपने एनडीसी तैयार किया है और उसके अनुसार 2030 तक हम जो भी बिजली बनाएंगे, कम से 50% बिजली ये कंपलसरी रिन्यूएबल एनर्जी से ही हम बनाएंगे। ये हमारे एनडीसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे एनडीसी में ये पॉइंट है कि हम 2030 तक 2.5 to 3 यानी 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन इतना कार्बन सिंक तैयार करेंगे, यानी पेड़ लगाएंगे या जो भी सिंक वो तैयार करेंगे। और ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिस जिस तरह से हमने ये एनडीसी किया है। तो इस परिषद में हर एक देश का एनडीसी की रिव्यू होती है और आप वो 2025 तक क्या क्या करेंगे उसकी एक पूरी रिव्यू या डिस्कशन इसमें होता है। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंडा इसमें ये है कि ऐसी चीजें, ऐसे बिजनेसेस, ऐसे सॉल्यूशन जो इस चीज को सकते हैं, जो रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसी चीजों में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाने के लिए जो प्राइवेट प्लेयर्स है, जो प्राइवेट बैंक है या प्राइवेट सेक्टर है, उसको भी इसमें लेके आना, क्लाइमेट फाइनेंस के लिए लेके आना, ग्रीन इनोवेशन के लिए लेके आना। अभी परिस्थिति ऐसी है कि आज होता है, वो कंट्रीब्यूशन देश करते हैं, वो कंट्रीब्यूशन अपने जीडीपी का हिस्सा देते हैं या देश के लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन प्राइवेट या प्राइवेट फाइनेंस जब आना चाहता है तो प्राइवेट कोई भी फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, कोई भी बैंक बनती है इन्वेस्टर्स के पैसों के साथ। तो ये सभी जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके पास जो पैसा होता है वो किसी ना किसी व्यक्ति का होता है, इंस्टीट्यूशन का होता है और उनका एक बेसिक प्रिंसिपल होता है, ये वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं कि जहां से कम उनको जो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो मिले, ताकि ये फाइनेंस चलता रहे, ताकि वो लोग जिन्होंने ये पैसे डाले उनको कम से कम वो रिटर्न जाने चाहिए। तो ऐसे अगर बिजनेसेस है, ऐसे अगर बिजनेसेस का निर्माण हम कर सकते हैं जहां हम इस पर्यावरण का भी ख्याल रख रहे हैं और इनको एक अच्छा रिटर्न भी दे रहे हैं, तो ऐसे सभी बिजनेस के लिए ये सभी संस्थाएं तैयार है। अगर हम ऐसे बिजनेस कर रहे हैं कि जिसमें एक अच्छा रिटर्न इनको दे रहे हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम आज दुनिया को सॉल्व कर रहे हैं, तो दोस्तों कुछ लिमिट ही नहीं है कि आने वाले दिनों में कितना फाइनेंस इसमें आ सकता है। और दोस्तों, यही कारण है, देखो ये जो परिषद है, सीओपी परिषद है, ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है इस पर्यावरण को लेकर। हमने क्यों इसकी पढ़ाई करनी चाहिए, एमसीएल फैमिली ने, एमसीएल परिवार ने क्यों इसके बारे में इतना डिस्कशन करना चाहिए, इसके बारे में समझना चाहिए, स्टडी करना चाहिए? क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ये कि जिस प्लेटफॉर्म का एक ही मकसद है इस पर्यावरण को बचाना।
हमारी इस पृथ्वी को बचाना, और इसके लिए सभी जो चीजें हैं वो करने की कोशिश करना, इसके लिए प्लेटफॉर्म है। जिस प्लेटफॉर्म पे हर देश के राष्ट्राध्यक्ष तो आते ही है, लेकिन सभी सभी बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस आते हैं, सभी से बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हाउसेस वो आते हैं, बैंक्स आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी आती, और इस मंच पे आते उनका एक ही फोकस होता है कि कैसे इसको कम करें। और ऐसे परिस्थिति में जहां सभी को सॉल्यूशन की जरूरत है, ऐसे लेवल पे सबसे पहले तो अक्षय ऊर्जा या सस्टेनेबल एनर्जी। दोस्तों थोड़े ही दिनों में, आने वाले दिनों में ये सभी को पता चल जाएगा कि अक्षय ऊर्जा वही है जो खेती से आएगी, जो हमारा किसान तैयार करेगा, और वो है बायोफ्यूल। दोस्तों जो सॉल्यूशन हमने दुनिया के सामने रखा है, हमारे दो प्रोजेक्ट्स एमकोल और एमसीएनजी, हर तरह के ईंधन की जरूरत को हम पूरा कर सकते हैं। वो इंडस्ट्रियल हो, वो कमर्शियल हो, वो घरेलू कुकिंग फ्यूल हो, वो बिजली तैयार करने वाली ईंधन की जरूरत हो, या वो ट्रांसपोर्टेशन, टू व्हीलर से लेके बस, ट्रक, जेट तक, यानी कोई भी ईंधन और ऊर्जा चाहिए उसकी जरूरत पूरी कर सकते हैं दोस्तों। और हम इस तरह से काम कर रहे हैं कि जो आज की तारीख में इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, यानी आज की तारीख में जिस तरह से लोग फोसाइल फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर गरीब से गरीब देशों से लेकर अमेरिका तक, यूरोप तक, इस सभी इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई भी बदलाव न करते हुए हम अपना फ्यूल इसका इस्तेमाल कर सकते। टेक्नोलॉजी भी ऐसी है कि जो टेक्नोलॉजी हर जगह हम इस्तेमाल कर सकते, सिंपल टेक्नोलॉजी बायोमास पे आधारित है। जो बायोमास नेपियर ग्रास हो सकता है, अलगे हो सकता है, और कुछ हो सकता है, बांबू हो सकता है। तो ऐसे सिंपल, लोकली डेवलप, लोकली एक्सेप्टेबल, फिजिबल ऐसे टेक्नोलॉजी पे ऊपर हम इतने अच्छे सॉल्यूशन लेके आज काम कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण स्केल। आपने दो चार जगह पे किया तो इसका मतलब वो नहीं कि आप पूरे दुनिया का जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते, तो स्केल सबसे इंपॉर्टेंट है। और हम जो काम कर रहे हो स्केल में काम करें, स्केल। हमारी जो पूरी फैमिली बनी हुई है, और अभी ये जो फंडिंग की शुरुआत होने के बाद हम जो काम करने वाले हैं दोस्तों, ये काम करने के बाद ये सिर्फ काम जब हम दुनिया के सामने रखेंगे, इस मंच पे रखेंगे, इस प्लेटफॉर्म पे रखेंगे, तो हमें कुछ करने की जरूरत, कहीं जाने की जरूरत नहीं। बात सिर्फ इन्वेस्टमेंट की नहीं, यहां जब काम करेंगे, यहां इस मंच पे जब जाएंगे, तो उस मंच पे खरीदार यानी ऐसे देश होंगे कि जो बोलेंगे कि हमारे ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसके लिए आप इतना सब हमें दे। ऐसे देश, अफ्रीका एशिया के देश जो बोलेंगे हमारे देश में आके आप बिजनेस करो। ऐसी कई सारी वित्तीय संस्था जो बोलेंगे हमें इतना ही रिटर्न चाहिए, आप फाइनेंस ले। ये एक ऐसा मंच है कि जिस मंच पे हमारी सभी जरूरत है। और नेक्स्ट लेवल का जो फेज है, जो हमेशा कहता हूं मैं कि आने वाले दिनों में फाइनेंस बिजनेस की आप चिंता ही मत करो, इस ऐसे सबसे बड़े सोल्यूशन पे हम काम कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, हम कॉम्प्रिहेंसिवली काम कर रहे हैं। आज जो जो प्रॉब्लम्स है इस क्लाइमेट चेंज को लेकर, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत जरूरी है। एक तो केमिकल फार्मिंग ये इंपॉर्टेंट सोर्स है जिसकी वजह से ये ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन हो रहा है, और थोड़े थोड़े दिनों में ये मिट्टी बेजान होती जा रही है। तो वहां ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करना, किस तरह से करना वो, और इंपॉर्टेंट एमएसपी, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। आज जितने भी प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं मैक्सिमम ये पेट्रोकेमिकल से आ रहा है। और ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद जब फेंक देते हैं, उसको जब जलाते हैं, तो क्या होता है हमने दिल्ली में देखा, देखते हैं हमेशा। और ये दिल्ली में नहीं, कई सारे शहरों में हो रहा है, गांवों में हो रहा है आज की तारीख में। तो इन सभी को रिप्लेस करने वाले ऐसे प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं और दुनिया के सामने रख रहे हैं, और इतने बड़े स्केल में कर रहे हैं। जब हम एमसीएल परिवार के लेवल पे इतने बड़े स्केल में, और फंड भी उतना ही आ रहा है, फंड भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है कि जिसको से बहुत अच्छा स्केल हम इसमें कर पाएंगे। और ये सब पूरी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी लेके, एक बिजनेस मॉडल ही नहीं, जो सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल जो करके दिखाया हमने, ये करके हमें सिर्फ इस मंच के ऊपर जाना है। और ये वो मंच है कि जो एमसीएल को एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा। और दोस्तों आने वाले दिनों में एमसीएल का ये जो योगदान है, ये बहुत अनमोल होने वाला है। सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है, बात सिर्फ बिजनेस की नहीं है, उस विजन और मिशन की जो सबसे महत्वपूर्ण है। और ये जो सीओपी, ये देखो परिषद है, साल में दो बार होती है। हर 6 महीने में दुनिया के सभी लोग इकट्ठा आते हैं और इसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन परिस्थिति आज ऐसी है, वस्तुस्थिति आज ऐसी है कि आज ये जो सीओपी है,
इस सीओपी में जो चल रही है आज की तारीख में, इस सीओपी में वो देश जो 70% वायु का उत्सर्जन कर रहे हैं, जो 70% ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कर रहे वही नहीं है। क्या आप सोच सकते हैं? ठीक है, एक बात ऐसा है कि कई सारी कंट्रोवर्शियल चीजें हैं जिसके वजह से वो नहीं आ रहे क्योंकि वो उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम समस्या ये इतनी गंभीर है, वो टाइम नहीं है हमारे पास। और ऐसे वक्त में अगर आप ये काम कर रहे हो, अगर आप ऐसे वक्त में आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हो, तो आप समझ सकते सीरियसनेस क्या है। और ऐसी ऐसी परिस्थिति में एमसीएल मुझे लगता है एकमेव ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इतना डेडिकेटेडली काम कर। हो सकता है कई सारे ऑर्गेनाइजेशन जो अवेयरनेस के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन एमसीएल एक्चुअली सॉल्यूशन के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, अभी पिछले अभी ये पूरे साल में हम थोड़े से अभी फाइनेंस को लेके थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस्ड है, लेकिन एक बार ये ट्रैक पे आ गया तो जो कंट्रीब्यूशन हम करेंगे दोस्तों, वो कंट्रीब्यूशन का हम यानी आप सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दुनिया के लेवल पे होने वाला है। यानी हम अपने देश में तो बिजनेस करेंगे ही, लेकिन आजू बाजू के एशियन, अफ्रीकन देशों में, बाकी कई देशों में भी हम जाके वहां बिजनेस करेंगे। और हमारे देश की तो इनबिल्ट इतनी कैपेसिटी है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज है जो कुदरत ने भर भर के हमें दी है कि इन तीनों चीजों में आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा ये सस्टेनेबल फ्यूल कोई बनाएगा और बेचेगा तो वो भारत होगा। सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हम तैयार करेंगे और दुनिया को देंगे, और सबसे ज्यादा जो सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स हैं वो हम तैयार करेंगे और दुनिया को देंगे। और इस प्रोसेस में अपने आप अपना देश दुनिया का सबसे बड़ा नंबर 1 इकोनॉमी बनेगा। और हमें वही करना है, अपने देश को नंबर 1 इकोनॉमी बनानी है और अपने देश को उस स्थान पर लेके जाना है जिस स्थान पर हमारा देश फिर से दुनिया का हर क्षेत्र में नेतृत्व करेगा। जय हिंद, जय मुस्लिम।